हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और हिस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं। तो हिस्ट्री के अंतर्गत हम कहानी पढ़ रहे थे, ऐसा साम्राज्य जो आपका 3 महाद्वीप में फैला था। कौन से महाद्वीप? यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तो हमने जो था सबसे पहले इराक के आसपास जो आपका दजला और जो आपकी फराद नदियां थी उनके आसपास में जो अरब फैला था उसको हमने देख लिया। उसके बाद हमने जो था रोम साम्राज्य को हमने देखने का प्रयास किया और यूनान में जो अलेक्जेंडर वाला जो आपका रीजन था, मैसेडोनिया जो प्रांत था, बेसिकली फिलिप्स के जो आपके लड़के थे अलेक्जेंडर, जिसको हमने आपका सिकंदर कहा, उनको हमने देखा। अब हम रोम के बारे में पढ़ रहे हैं कि रोम का शासन किस तरीके से फैला है और रोम का जो आपका साम्राज्य है, यदावली जो आपका साम्राज्य है, बहुत बड़ा विस्तृत साम्राज्य है। वो कहाँ कहाँ तक है, क्या क्या चीजें हैं, उनका बेसिकली हम लोग ये आपका इसमें पढ़ चुके थे। क्लियर है? अब आप देखिए, इतावली मूल के लोगों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि कहानी आपने कभी सुनी नहीं है, तो इसलिए आपको नया और अजीब लग सकता है। तो साम्राज्य का आरंभिक काल हम देख रहे थे और स्पेशली आपको पता होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं इसमें मेन वही है कि हम इसमें रोम साम्राज्य की स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है? एक और हमें 2 चरणों को देख रहे हैं इसका, पूर्ववर्ती और परावर्ती, पहला और बाद के काल को, दोनों को हम लोग अंतर कर रहे थे और उसी पर हम लोग आपका बात कर रहे हैं। तो इतना बेसिकली हम देख चुके थे कि कहाँ बटा था, कौन कौन से स्कॉटलैंड के रीजन इसके अंतर्गत आ रहे थे, कौन कौन से क्षेत्र थे, कैसी गवर्नमेंट चल रही थी, सब चीजें हम इसमें बेसिकली एक आपका फंडामेंटल जो आपके चीजें थी इनको हम देख चुके थे। और डॉक्टर गैरसिन के अनुसार रोम शहर के साथ बर्ताव क्या किया करते थे, हमको यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो हमने सीनेट के बारे में पढ़ा था। सीनेट मतलब वहां की जो अभिजात, अभिजात का मतलब जो एलीड वर्ग था, जो व्यापारी थे, बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े संपत्ति धारक लोग थे, जिनका एक होल्डिंग चलती थी रोम साम्राज्य के अंदर, वो लोग सीनेट में थे। सीनेट मतलब उस जमाने की राज्यसभा। हम सीनेट का कंपेरिजन अपने यहाँ की राज्यसभा से कर सकते हैं। सीनेट थी, तो वो सीनेट क्या करती थी, रोम का जब आपका दरबार होता था रोम साम्राज्य, तो राजा को सलाह देना, राजा से कोई भी डिस्कस परामर्श था तो सीनेट में होता था। और सीनेट का मेंबर बनना उस जमाने में अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। क्लियर है? फिर वो आपके बटे हुए थे, मजिस्ट्रेट बनाए गए और सिटी काउंसिल बनाई गई थी। उस शहरीकरण को डेवलप किया गया, स्पेन इटली को देखा गया। तो जो आप आज ये व्यवस्था देखते हैं, मजिस्ट्रेट वाली नगर पालिका, ये सब हमने यूरोपियन कल्चर से भी एक्सेप्ट करी है। देखिए, कुछ तो हमारे यहाँ थी मूल रूप से प्राचीन काल में, कुछ हमने मध्यकालीन समय में जो आपका मुगल एरा आया और जो आपका दिल्ली सल्तनत आई, वहां से कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया। कुछ हमने प्राचीन चीजों को और बहुत सारी चीज हमने मॉडर्नाइज रूप में एक्सेप्ट की है। जब अंग्रेजों ने भारत में शासन किया तो उन लोगों ने किस प्रकार से एक अच्छा शासन किया, देखिए वो शासन कर रहे थे, एक वो अलग चीज थी, लेकिन जो उनकी व्यवस्था थी उसमें क्या परख चीजें हमारे लिए काम आ सकती हैं, उनको हमने चुना और देखा। तो ये सारी चीजें हमने आपका देख लिया। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। सार्वजनिक स्नान गृह, आप बाथरूम को समझते हो, अब ये आपका सार्वजनिक स्नान गृह है। आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े, क्लियर है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को पढ़ो, तो आपको एक सामूहिक स्नानगार आपको दिखाई देगा। क्लियर है? आप गुजरात गुजरात का जो मैं कुछ आप खुदाई हुई है, वहां भी एक सामूहिक स्नानगार है। तो ऐसा ही सामूहिक स्नानगार यहाँ भी है। कह रहे सामूहिक स्नानगार शहरी जीवन के एक खास विशेषताएं हमने देखी। तो ईरान की शुरुआत में ही हमने वहां के पुरोहित वर्ग, अब देखिए सामूहिक स्थान था, शहरी जीवन का एक खास विशेषता थी। अब आप जाते हैं स्विमिंग पूल वगैरह में, तो ऐसे मानिए उस जमाने का स्विमिंग पूल रहा होता है। भाई सामूहिक स्नान है, यानी कि सब लोग, बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ स्नान कर सकते हैं। तो शहरी जीवन की खास विशेषता थी, यूनिकनेस थी। आप बड़े बड़े होटल में जाओगे या बड़े बड़े घर में जाओगे, लोग अपना क्या बनाते हैं, बहुत बड़ा अपना पूल बनाते हैं, इसको दिखाने के लिए, अपनी भव्यता को दिखाने। अब देखिए, जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरुआत करने का प्रयास किया, कहां से? ईरान में।
अब कहां से? रोम से ईरान जा रहा है, तो वहां पुरोहित वर्ग का के क्रोध का सामना करना पड़ा। अब वहां के जो लोग थे, वहां के जो मौलवी मतलब जो भी रहे होंगे, मौलवी रहे या जो हाजी वर्ग होता है या फिर जो आपके धर्म प्रचारक हैं, वो लोग जो रहे होंगे, हम उनको पुरोहित कह सकते हैं आम भाषा में, उन लोगों ने विरोध किया। जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्थान जल का अपवित्रीकरण दिखाता है। अब वो कह रहे हैं कि जल इतनी प्योर फॉर्म है, तुम एक साथ उसमें नहाओगे, ऐसे कुछ करोगे तो वो क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। उनका अपना तर्क था। शहरी लोगों को उच्च स्तर का मनोरंजन उपलब्ध था, लेकिन रोम में एक साथ नहाना एक प्रकार का एंजॉय था। एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 776 दिन कोई ना कोई मनोरंजक कार्यक्रम या प्रदर्शनी होनी आवश्यक थी। साल के 365 दिन में 176 डेज ऐसे हुआ करते थे जब ये काम आपका होता था। याद है आपको? ऐसा। अब ये चीज रोम में तो बड़ी सफल थी। हाँ, रोम साम्राज्य बड़ा आपका मॉडर्न साम्राज्य भाई। अब जैसे ही रोम से कहां चली गई? ईरान। अब रोम से जैसे ही आपकी ईरान गई तो इन लोगों ने इसका विरोध कर दिया, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपनी चीजों के अनुसार उसका विरोध का तर्क बताया कि आखिरकार हम अगर इसको मना कर रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या इसके वैलिड रीजन है कि हम इसको ना कर रहे हैं। वो सारी बात करेंगे। क्लियर है? तो रोम छावनी विलिंदो आधुनिक मॉडर्न स्कॉटलैंड में, सॉरी मॉडर्न आपका स्विट्जरलैंड में एक रंगशाला, 5वीं शताब्दी का प्रयोग और सैन्य कार्य मनोरंजन की। तो ऐसी स्थिति है। मान लीजिए अगर ये कहीं और देश में चला जाता तो क्या कोई इस पर बैरियर अड़ता? एक जमाने में घरों में शौचालय बनाना बड़ा अशुभ माना जाता था भारत में, लेकिन आज उसको लग्जूरियस मानते हैं। क्लियर है? लग्जूरियस मानते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमने इसमें आपका देख ली और बात करी। अब हम बात चलते हैं 3वीं शताब्दी का संकट, और वहां बढ़कर हम एक एक चीजों को सारी हम लोग गौर करके देखेंगे कि भाई 3वीं सदी में क्या कुछ हुआ, कैसे आपका संकट आया, ठीक, और इन शताब्दी का संकट क्या था, इन सबको देखें। यदि पहली और दूसरी शताब्दी कुल मिलाकर शांति, समृद्धि, आर्थिक विस्तार का प्रतीक, तो पहली शताब्दी में क्या हुआ? शांति मिली, लोगों को समृद्धि आई, आर्थिक विस्तार और प्रगति हुई। 3वीं शताब्दी में आंतरिक तनाव, अब पैसा बढ़ेगा तो लोगों में दिक्कत होगी, और बड़े संकेत को लेकर सामने आए। यानी कि पहली शताब्दी तो अच्छी थी, दूसरी में बीच का रहा, लेकिन तीसरी में लोगों के कॉन्फ्लिक्ट, आपस में तनाव साफ देखने लगे। 330 के दशक से साम्राज्य ने स्वयं में कई मोर्चों पर जूझता पाया गया, यानी कि आपस में लड़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट हुए। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षित एक से अधिक आक्रामक वंश उभरे। अब नए नए वंश निकलने शुरू होंगे। इस वंश से लोग स्वयं को सैसनी कहते थे, और वे केवल 15 वर्ष के भीतर ही तेजी से फरात नदी की दिशा में फैल गया। एक 3 भाषाओं में खुद एक प्रसिद्ध शिलालेख है, ये करे आपका स्क्रिप्ट मिली है, बड़ा फेमस है, और वो जो आपका शिलालेख है, ईरान के शासक शाहपुर प्रथम ने दावा किया है कि उन्होंने 60,000 रोम सेना का सफाया किया। कितना किया? 60,000। यानी कि रोम की सेना किधर बढ़ रही होगी? आपका मध्य एशिया की तरफ। तो उस समय ईरान का शासक था शाहपुर। उन्होंने क्या किया? उनका एक स्क्रिप्ट अभिलेख मिला है, शिलालेख बेसिकली, जो आपके पत्थर पे लिखे हुए लेख होते हैं उनको हम शिलालेख कहते हैं। वो क्या कह रहा है कि हमने 60,000 रोम के लोगों को मारा है। रोम की पूर्ववर्ती राजधानियां एटीऑफ पर कब्जा कर लिया था, और वो कह रहे हैं कि हमने इस राजधानी पर कब्जा भी कर लिया था। इस बीच कई जर्मन मूल जाति, केवल ये मत समझना कि जनजाति केवल भारत में या मध्य एशिया में भी है, हर जगह जनजातियां हैं, जातियां हैं। जनजाति मतलब बेसिकली जो लोग आपके जंगल में रहकर अपना गुजर बसर करते हैं, शहर की मूलभूत विचारधारा से दूर है, हम उनको जनजाति कहते हैं। ये ध्यान रखें। तो कह रहे हैं कि ईरान की मूल जनजाति और जैसे आपके राज्य समुदाय एल्गिन, फ्रैंक और गोथ ईरान और डेविस नदी की सीमा की ओर बढ़ना शुरू किया। अब ये स्थिति वहां भी है, लेकिन जर्मन में भी क्या हो रहा है? नई सेना, आपके नए राजवंश निकल रहे। राइन और आपके डेब्यू नदी को देखिए, उनके आसपास में जो आपके जनजाति क्षेत्र हैं या जो और समुदाय हैं,
वो भी क्या कर रहे हैं, अपनी सीमाओं को एक्सपेंशन कर रहे हैं। और 333 से लेकर 280 तक समूची अवधि में इन प्रांतों में पूरी सीमा बार बार आक्रमण हुए। अब मान लीजिए कोई नया समुदाय उभरा है और आप किसी पहले राजा के वहां कोई क्षेत्र है, वहां अपना शासन करोगे तो आपको राजा से भिड़ना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपका मोर्चे होंगे, झगड़ा होगा, आपका युद्ध होंगे। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे। क्यों? सबको अपनी क्षेत्रवादी नीति चाहिए, सब लोगों को अपना विस्तार करना है, क्लियर है, अपने शासन को, अपने राजवंश को स्थापित करना है। तो उस वजह से ये सब लोग आपस में लड़ने लगे। और ये स्थिति है तेरहवीं शताब्दी, सॉरी थर्ड सेंचुरी की। उन प्रांतों में पूरी सीमा में बार बार युद्ध हुए जो काला सागर से लेकर, आप काला सागर को देखिए, और अल्पस यानी कि अफ्रीका को देखिए, जर्मनी में फैले ब्लैक फॉरेस्ट वाला क्षेत्र उसको देखिए, और रोम वासी में डेब्यू आपकी रिवर है रोम की, ठीक, के आगे के छोड़ने जाने पर मजबूर होना पड़ा, लोग वहां शिफ्ट होने पड़े। इस काल में सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे। क्या कर रहे हैं? युद्ध। रोम वासी यानी कि जो रोम के लोग थे, वो विदेशी बर्बर कहा करते थे। जो लोग युद्ध कर रहे थे रोम वासियों का क्या कहा? ये लोग बर्बर हैं। बर्बर मतलब बहुत अलग तरीके से युद्ध करना। उन्हें लगता था कि ऐसा नहीं होता है, बड़ी मार काट फैलाना, जिसको हम बड़ा हीन दृष्टि से देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, बड़ा बर्बर है, इसको तमीज नहीं है, या फिर गलत तरीके से कर रहा है। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर अनेक सम्राट यानी कि 47 वर्षों से 25 सम्राट सत्तासीन हुए। इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरा। यानी कि 47 साल में 25 शासक बदल गए, तो यानी कि ये स्थिति कोई आसान नहीं रही। यानी कि थर्ड जो आपकी शताब्दी थी, यही थी नए नए राजवंश, नई नई क्षेत्र सीमाओं का विस्तार कहां पर कर रही थी? रोम में भी, और जो ईरान है उसमें भी। क्योंकि दो महाद्वीपों के बीच अभी क्या है, नए नए साम्राज्य उभर रहे। ईरान अपने आप में बड़ा साम्राज्य मानता है, लेकिन रोम सबसे बड़ा साम्राज्य था उस जमाने का। क्लियर है जो आपको देख लिया? तो आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा कि भाई किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, रणनीतिदार हिस्सा क्या है, स्ट्रेटेजिकल पोर्शन किस प्रकार से काम हो रहा है। आगे बढ़े, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? अब बात करते हैं हम बाकी लिंग, साक्षरता और संस्कृति। क्या लिटरेसी है, जेंडर इक्वलिटी कैसी है, और वहां का कल्चर कैसा है, थोड़ा इस पर, ताकि पता लगे जो आपका रोम साम्राज्य है बेसिकली है कैसा। तो रोम साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि उन दिनों एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली का व्यापक रूप से चलन था। आप सोच के देखिए, आज हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं, एक बच्चे की बात करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में क्या है? एक बच्चा। लेकिन ये रोम में ये कल्चर बहुत पुराना है। कैसा है? बहुत पुराना, तीसरी सदी के आसपास का है ये कल्चर, ठीक। उन दिनों एकल परिवार का व्यापक रूप से प्रचलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे, और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। यानी कि लोग सेपरेट, फैमिली सेपरेट का कॉन्सेप्ट था। न्यूक्लियर फैमिली यही तो है, अलग अलग रहना, अपना एक बच्चा है उसके साथ आप अलग रह रहे हैं। दूसरी ओर दासों और परिवार सम्मिलित थे, क्योंकि रोम वासियों के परिवार की यह अवधारणा थी कि सामान्यतः गणतंत्र के परिवर्ती काल में प्रथम शताब्दी तक विवाद के रूप में प्रत्येक पत्नी को अपने पति की ही संपत्ति का हस्तांतरण नहीं करती थी। यानी कि जो उसकी संपत्ति है, विवाह के बाद पत्नी अपने पति की संपत्ति का उसका ट्रांसफर, मतलब जो आपका ट्रांसफर है वो नहीं होता था। किंतु अपने पैतृक परिवार से वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। यानी कि जहां की वो लड़की है वो अपने पिता संपत्ति में हक मांग सकती है, लेकिन जहां शादी हुई वहां नहीं मांग सकती, ठीक। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान बनी रहता था। तो क्या है, महिला का जो दहेज है और वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था। अब जो लेके आई सब उसके पति के पास जाएगा, किंतु महिला अपने पिता का की मुख्य अधिकारी, उत्तराधिकारी बनी रहती थी। भले ही वो लेके चलेगी, लेकिन अपने पिता की क्या रहेगी? मुख्य उत्तराधिकारी।
अपने पिता की मृत्यु होने पर संपत्ति के स्वतंत्र मालिक बन जाती। उसके पिता की डेथ हुई, वो ऑनर हो गई। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व और संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। यानी कि अगर आप देखो उस जमाने में अगर महिलाओं की सबसे अच्छी स्थिति कहीं दिखाई दे रही है तो वो कहां है? रोम में दिख रही है। दूसरे शब्दों में कानून के अनुसार पति पत्नी संयुक्त रूप से वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो हस्तियां माना जाता। पत्नी को पूर्ण वैधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तलाक की अपेक्षा आसान था। इसके पति पत्नी के द्वारा विवाह भंग करने के इरादे से सूचना देना काफी था। मतलब अगर आपको ब्रेक करना है अपना शादी को तो भी है। दूसरी ओर पुरुष 28, 29, 30, 32 की आयु में विवाह करते थे। 29, 30, 30, 32 की आयु में विवाह करते थे। लड़कियां 16, 18 या 22 साल की आयु में किया करती थी। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। असमानता की कुछ और बढ़ावा मिला है। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी हुआ करते थे। महान कैथोलिक विपास अगस्टन, उन्होंने अपने अधिकांश जीवन में अफ्रीका में बिताया था और वो लिखती हैं कि उनकी माता उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी। उनकी माता को पिता उनके पीटते थे और जिस प्रकार छोटे से नगर में बड़े हुए वहां अधिकतर पत्नियां इस तरह की पिटाई से अपने शरीर पर खरोंचे दिखाती रहती थीं। पिता का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था और कभी-कभी दिल दहलाने वाली सीमा उदाहरण अवांछनीय बच्चों के जो आपके मामले हैं वो देखने के लिए मिलते थे। तो उन्हें जिंदा रखें या मार डालें कानूनी अधिकार प्राप्त था। ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी-कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें आपके ठंड में छोड़ देते थे। तो आप सोचिए, हम आज जिस समाज की बात करते हैं, रोम में इस जमाने में अलग कुरीतियां थी, लेकिन हमारे यहाँ 3वीं सदी में ऐसी कोई कुरीति नहीं। क्लियर है? हमारे यहाँ 3rd सेंचुरी में अगर आप देखोगे वैदिक काल में तो आपको चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ है। तो रोम आपका कुरीतियों से भरा हुआ है। क्लियर है? तो इतना आपको समझ आ गया कि भैया रोम की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है सोशल में। तो अब साक्षरता को थोड़ा देख लेते हैं। अब साक्षरता की स्थिति क्या थी भाई? यहाँ लिटरेसी को थोड़ा सा एक बार देख लें। यह निश्चित है कि काम चलाऊ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफी अलग अलग थी। काम चलाऊ मतलब बस पढ़ लेते हैं, ठीक ठाक काम चल जाता है, हो सकते हैं, देख सकते हैं, हिसाब को समझ सकते हैं, उसको काम चलाऊ कहते हैं। उदाहरण में पमोई नगर में जो 1779 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से, व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़े स्तर पर, विद्वान थी। पम्बोई के मुख्य गोलियों, दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर के अभिलेख यानी कि ग्राफिटी पाए गए हैं। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पैमाइश बची हुई हैं, जिन पे अधिकतर औपचारिक दस्तावेज, जिन पर संविदा पत्र पर लिखे हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते हैं। व्यावसायिक लिपक जानते हो? जो खाली व्यापार के में जो आपके हिसाब किताब रखते हैं, जो आपके मुनि वगैरह होते हैं। क्लियर है? ये दस्तावेज अक्सर हमें बताते हैं कि अमुक व्यक्ति, अमुक का मतलब कोई भी व्यक्ति XYZ, क और ख पढ़ा लिखा था, हो सकता है या नहीं, किंतु साक्षरता निश्चित ही कुछ वर्गों और लोगों में अपेक्षित अधिक व्यापक थी। सैनिकों, फौजों, अस्पतालों और संपत्ति प्रबंधनों में। तो ये सारी चीज यहाँ पर आपको इसमें दिखाई भी देगी। रोम साम्राज्य की संस्कृति विविधता कई स्वरूप और कई स्तरों में दिखाई देती है, जैसे धार्मिक, सांप्रदायिक और स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता थी। तो केवल आप ये मत समझिए कि भारत में देवी देवता है, रोम में भी देवी देवता है। साफ साफ लिखा है स्थानीय देवी देवता, और भरपूर मतलब काफी सारे देवी देवता थे, और बोलचाल में अनेक थी, भाषाएं भी अनेक थी, और वेशभूषा शैली भी अनेक थी, और तरह तरह के भोजन थे, और अलग अलग सामाजिक संगठन, जनजाति रूप स्वरूप था। तो केवल भारत में विविधता नहीं है, और जगह भी थी उस जमाने में।
यहां तक कि उनकी बस्तियों में अनेक प्रकार के अरमाइक यानी कि निकट कम से कम फरात के पश्चिम का प्रमुख भाषा वो क्षेत्र है अरमाइक रीजन वाला। मिस्र का कॉप्टिक्स, अमेरिका का फ्यूनिक और बराबर और स्पेन और पश्चिमी केल्टिक भाषा बोलते थे, परंतु इनमें बहुत सी भाषाएं संस्कृति पूर्णतः मौखिक थी। ये कम से कम तक सैनिकों में रही थी और अनेक प्रकार की एक लिपिक का आविष्कार नहीं किया। उदाहरण में अरमाइक भाषा लिखना बहुत देर के बाद 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। हालांकि 30वीं शताब्दी के मध्य बाइबल का कॉम्पेटिक भाषा का अनुवाद हो चुका था। स्थानीय लंतानियों और प्रमुख भाषाओं में लिखित रूप में स्थान ग्रहण कर लिया। पहले एक व्यापक प्रसार था और एक विशेष रूप से केलिकट भाषा का हुआ, जिसका लिखा हुआ जाना प्रथम शताब्दी के बाद ही बंद हो गया। उस जमाने में ही चली थी। तो अब मुझे बताइए कि जो आपका पढ़ा लिखा था क्या वो ठीक ठाक था? तो एक एवरेज था, लोग पढ़ लिख सकते थे, अपने काम वाम को देख सकते थे, कुछ उसकी कार्यशैली को समझ सकते थे, हिसाब किताब को रख सकते थे भाई खाता के रूप में। वो सब चीजें यहाँ बड़े अच्छे रूप से विद्वान हमको महसूस होती हैं, कह सकते हैं आपको दिखाई दे रही हैं, जिनको हम लोग आपका देख पा रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए ये वो जगह है कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है। एट्सा पिचकारी, हमारे यहाँ देखें एक हमारी तकनीक है पेंटिंग बनाने की या लिखने की, पितरा दुरा तकनीक। पितरा दुरा तकनीक, उसको पढ़िए, देखिए क्या है टेक्निक। एक आर्थिक विस्तार, आर्थिक विस्तार को थोड़ा सा हम देखते हैं। साम्राज्य में बंदरगाह, खाने, खदाने, ईंट भट्टी, जैतून तेल की फैक्ट्रियां आदि संख्या में काफी अधिक थी। उनका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी शराब, जैतून का तेल, मुख्य व्यवसाय मदे, मदे मतलब होते हैं वस्तु, ये कुछ मुख्य चीजें थी जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था। ये स्पेन, भौगोलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और अपेक्षाकृत कम मात्राओं में इटली तक आती थी। इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थिति वहीं उपलब्ध थी। जब शराब, जैतून का तेल और अन्य पदार्थ की ढुलाई के लिए मटकों और कंटेनरों में होती थी, जिन्हें एम्फोरा कहते थे। इन मटकों को टूटते हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं और आप देखेंगे कि प्रभु स्थल है और जो 5 करोड़ से भी अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने ठीक जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और उन्हें पता लगाने के लिए सफल बना है क्या क्या ले जाया जा सकता था। इनके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी और भूमध्य सागर के क्षेत्र में चिकनी मिट्टी नमूने के साथ मिलाकर पुरातत्व खनिज हमें निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए हैं। इस प्रकार हम सब कुछ विश्वास के साथ उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन ने जैतून का तेल निकलने से उद्गम 140 से 160 वर्ष किमी पर चमत्कार था। उन्होंने उन दिन स्पेन में जैतून का तेल मुख्य रूप से कंटेनरों में लाया जाता था, जिन्हें डेसल 20 कहते थे। डेसल 20 जैतून का तेल किसमें आता था? डेसल में। ठीक, और मुख्य पुरातत्व के नाम से आधारित थे। इनका किस्म के कंटेनरों को सुनिश्चित किया जाता था और डेसल 20 नामक कंटेनर के अवशेष भूमध्य सागरी अनेक खनन स्थलों में पाए गए हैं और ऐसी प्रक्रिया प्रतीत होती है जो स्पेन के साथ आपका तेल का व्यापक प्रसार था और आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार के तेल में ये आपका जैतून जो तेल वगैरह है ये आ देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप इसको घर जाकर रिवीजन करिए। कल हम इसका जो है 6 पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने आर्थिक साक्षरता, लिटरेसी, महिला और वहां की स्थिति को पढ़ने का प्रयास किया। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।